प्रिय छात्रों, हम लोग आज जनसंख्या पॉपुलेशंस को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या से संबंधित 2 क्लास पूर्व में हो चुका है और उस क्लास में हमने जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहला क्लास में आपको समझाया था और दूसरे क्लास में हमने जनगणना का जो इतिहास था उस पर प्रकाश डाला था और उस परिवेश में हमने ये देखा था कि भारत में जनसंख्या का स्वरूप क्या है। अब वर्तमान क्लास में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि वर्तमान समय में जनसंख्या के संबंधित बहुत सारे आंकड़ों को हम लोग याद करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब जनसंख्या के परिवेश में जो नवीनतम आंकड़े हैं, जो न्यूली डेटा है, वो 2011 का जनगणना है। तो आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठेगा कि जब प्रति 10 वर्ष पे जनगणना का नियम 1881 से ही बना हुआ है और कभी भी ये छूटा नहीं जनगणना, यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें भी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें भी नहीं, बहुत सारे देश में विपरीत परिस्थितियाँ भी आई फिर भी जनगणना हुआ, तो 2021 का जनगणना क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब संक्षेप में ये है कि देश में कोरोना का संकट था और उसके वजह से इस जनगणना को जो है वो रोक दिया गया और फिर भविष्य में करने के लिए 31 में करने के लिए किया गया। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ना कराने का ये भी है कि 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अब चूंकि हमारे देश में जनगणना महारजिस्ट्रार का जो कार्यालय है उसके क्षेत्रीय कार्यालय हर म्यूनिसिपैलिटी में खुला हुआ है, हर ब्लॉक में खुला हुआ है और अब ये नियम बन गया है कि चाहे कोई व्यक्ति जन्म ले, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो, तो अपने निगम के क्षेत्र में जो निगम कार्यालय है वहां से सर्टिफिकेट इशू कराएगा, जन्म का भी और मृत्यु का भी। साथ ही साथ जो जिला परिषद है वहां भी जो क्षेत्र है उसका, उसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। यानी अब हर दिन कितना लोग पैदा हो रहा है और कितना लोग मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, इसका डे टू डे का आंकड़ा सरकार के पास अवेलेबल है। और चूंकि नेटवर्किंग से पूरा जनगणना महानिदेशालय जुड़ा हुआ है पूरे भारत में, तो इसलिए नेट के माध्यम से आपको प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका एग्जैक्ट डेटा भी मिल रहा है। तो इस वजह से निर्णय भी लिया गया था कि अब 10 वर्ष पे जनगणना नहीं कराई जाएगी। चूंकि हमको तत्क्षण जनसंख्या हमारी पता चल रही है, तो ये भी कारण, लेकिन बाद में नीतियों में परिवर्तन हुआ कि नहीं, जनगणना में और भी बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, सिर्फ जनसंख्या ही का नहीं बल्कि जातियों का निर्धारण होता है, धर्मों का निर्धारण होता है, पॉवर्टी का निर्धारण होता है, बहुत सारे कॉलम होते हैं। तो इसलिए जनगणना जो है वो अनिवार्य है, बिना उसके ये सब तथ्य उभर करके सामने नहीं आएंगे। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो कोरोना का काल था उसके वजह से 2021 का जनगणना जो है वो स्थगित किया गया, 31 में अवश्य जनगणना कराया गया। तो इस कारण से अभी भारतीय जनगणना का जो नवीनतम डेटा है वो 2011 है, 2021 नहीं, ये दिमाग में। तो अब राज्यवार हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या के मामले में किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं साहब कि सबसे पहला अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य ठीक है। तो अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य में क्रम से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। हाँ, इसमें जो डेटा लिख रहे हैं वो सब याद करते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या है वो 19.96 करोड़, 19.96 करोड़, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र। इसमें समझाना कुछ नहीं है, बोर्ड पर जो लिख रहे हैं उसका डेटा आप
मेमोराइज करते हुए चलिए। महाराष्ट्र का जो है 11.24 करोड़, 11.24 करोड़ जो है महाराष्ट्र की जनसंख्या है। क्लियर? उसके बाद तीसरे स्थान पर जो आता है वह है बिहार। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, बिहार जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। जानना चाहेंगे यहाँ कितना जनसंख्या है? तो नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ 13.24 कीजिए और यहाँ 11 इसको 30 कीजिए, 13.30 और 11.24 करोड़। ठीक है, तीसरा स्थान। चौथा स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल। यहां जनसंख्या कितना है साहब? तो 91 करोड़। 0.91 करोड़। ठीक है, तो ये तो अधिकतम जनसंख्या का हुआ वाले राज्य। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले भी राज्य कुछ जान लीजिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे पहला है सिक्किम। इसकी जनसंख्या जो है वो 6.07 लाख, 6.07 लाख ये हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश में लिखिए, ये तो दोनों राज्यों का है जो के में वही नहीं, और भी है, उसके बाद भी है। तो आपका जो बुक है ना उसमें देखिए, यहाँ याद कराने के लिए जितना जो क्वेश्चंस एराइजिंग है उसमें केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें दो डेटा है, सर्वाधिक और न्यूनतम। राज्यों में सर्वाधिक और न्यूनतम देखा ना? यस सर। तो उसी ढंग से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम देखेंगे तो सर्वाधिक में दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। अगर दिल्ली का देखें जनसंख्या तो 16.75 या ऐसे कह लीजिए 167.5 लाख। और अगर न्यूनतम में देखेंगे तो लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का, केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसकी जो आबादी है वो मात्र 64,428 है। 64,428, यानी लाख में भी नहीं। एक और डेटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जनसंख्या का राज्यवार वितरण में, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इसमें अनुसूचित जाति का अगर डेटा आप लीजिए, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, इसको एससी हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी रहते हैं। कहाँ? यूपी में। अगर उनकी संख्या देखा जाए तो 3,51,00,000, 3.52 लाख कर लीजिए, 3.52 करोड़। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति में अगर डेटा ले कि अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक संख्या कहाँ रहती है ट्राइब्स में,
यानी एसटी में, सॉरी, तो इसमें है मध्य प्रदेश। कहाँ? MP। मध्य प्रदेश। और यहां कुल जनसंख्या है 1.23 करोड़। ठीक है। तो साहब, जनसंख्या के परिवेश में इतनी बातें ऑब्जेक्टिवली काफी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिवली भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव आपको लिखना है तो सब्जेक्टिव को मजबूत बनाने के लिए ये सब डेटा आपको काम आएगा। इसलिए घर पर तो याद करेंगे ही, साथ ही साथ जो है वो क्लास में भी कुछ मेमोराइज कर लीजिए ताकि चीजें याद रहे। हमने पहला जो चीज दिया है कि अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें दो तरीके से, एक तो ऐसे ही पूछ देगा, दूसरा क्रॉनिकल वाइज सजाइए। ठीक है। तीसरा दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश, जहां 19.96 करोड़ जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र, जहां 13.30 करोड़ जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर कौन है? बिहार, जहां 11.24 करोड़ जनसंख्या है। और चौथे नंबर पर कौन है? बंगाल, जहां 0.91 करोड़ जनसंख्या है। अब ये तो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य हुआ। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हमारे देश में सिक्किम है, जहां मात्र 6.07 लाख जनसंख्या है। अब ये तो राज्यों का विवरण है। केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटोरीज का जो एरियाज हैं, जो 9 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटोरी हैं, उसमें अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो लक्षद्वीप का 64,428। अब ये एक तीसरा डेटा आपको लेना है कि इन जनसंख्या में जो हमारे पास है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी जनसंख्या है। अनुसूचित जाति किस राज्य में, अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है ज्यादा? तो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा जो रहती है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में, लगभग 3.5 करोड़ कुल जनसंख्या का वहां है। अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? तो मध्य प्रदेश, लगभग 1.25 करोड़। ये सब डेटा है जो एग्जामिनेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसको समराइज माने मेमोराइज कीजिए अपने मस्तिष्क में। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए तो उस समय इसको देखिए। अभी क्लास चल रहा है तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ध्यान से, ताकि ये डेटा आपके पास हमेशा अपना रहे। क्लियर? आगे बढ़े। अब दूसरा जो है जनसंख्या घनत्व। क्या चीज? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी हम लोग कहते हैं। तो डेंसिटी के मामले में अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ डेटा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आजादी से पूर्व क्या स्थिति है। तो 1901 ईस्वी में, 1901 में जब देश गुलाम था, तो हमारे यहाँ जनसंख्या 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1991 में, आजादी के बाद 1991 का जो वर्ष था उसमें हमारे यहाँ जनघनत्व जो था 274 व्यक्ति, 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2001 में जब देखते हैं हम लोग 2001 में, तो जनघनत्व बढ़ करके हो गया 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब उसके बाद 2011 में अगर देखें, जो नवीनतम डेटा हमारे पास है,
उसमें जनसंख्या घनत्व जो हो बढ़कर हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य अगर हम लोग देखें, ये दूसरा चीज है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। तो इसमें क्रम से अगर देखें तो बिहार पहले नंबर पर आता है। ये एक महत्वपूर्ण डेटा है। तो बिहार पहले नंबर पर आता है, कितना है? तो 1102 व्यक्ति, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, यहां जो जनघनत्व है वो 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जो आता है वो केरल, यहां जो जनघनत्व है केरल का वो 859 व्यक्ति 859 प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान भी ले लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है जनघनत्व में। तो यहां का जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का वो 829 व्यक्ति 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य, जनघनत्व वाला राज्य। अब इसमें जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य में जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। इसकी जनसंख्या जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं ये जनसंख्या के परिवेश में केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति। केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में क्या स्थिति है? तो इसमें हम लोग सर्वाधिक एक ले लेते हैं और दूसरा न्यूनतम ले लेते हैं, है ना, जनघनत्व के मामले में। तो सर्वाधिक अगर जनघनत्व देखते हैं तो कहां होगा? तो नई दिल्ली में। और यहां देख के आप चौंक जाइएगा कि नई दिल्ली में जो जनघनत्व है वो 11,297, 11,297 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं साहब। और उसके बाद न्यूनतम में अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, तो यहां जो लोग रहते हैं वो मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आई? तो दूसरा जो टॉपिक है छात्रों वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जनघनत्व क्या है? तो परिभाषित रूप से अगर देखा जाए, डिफिनेशंस के हिसाब से,
कि जनघनत्व का अर्थ हुआ 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या। अब 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा। ऐसा आप ना समझ जाइए कि 1 किलोमीटर ऐसे चल रहे हैं तो गिनते हुए 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं। 1 किलोमीटर भूमि लंबाई भी लेनी है, 1 किलोमीटर चौड़ाई भी लेनी है। इस क्षेत्रफल में जो भी लोग रह रहा है वो उस क्षेत्रफल का जनघनत्व होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। पहली बात तो ये। अब जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कि अगर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी पूरा का पूरा प्रकृति पे निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्था होगी, तो स्वाभाविक रूप से जंगल अधिक होंगे, खेत अधिक होंगे और जनघनत्व कम होगा। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण का दौर आएगा, शहरीकरण होगा, तो अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, फैलेगी। अर्थव्यवस्था जैसे ही एक्सपैंड करेगी तो उससे जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र और वन क्षेत्र कम होंगे, क्योंकि उसी भूमि पर उद्योग लगाया जाएगा, उसी भूमि पर खेती की जाएगी। आप इसका अपने शहर में अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने पिताजी से अगर पूछिएगा तो गया से अगर टेकारी जा रहे हो, या गया से वजीरगंज जा रहे हो, या गया से बोधगया जा रहे हो, या गया से चाकम जा रहे हो, तो पूरा का पूरा टाउन से निकलने के बाद सिर्फ आपको खेत ही खेत दिखाई देता बाईपास से, और उसमें जो है वो कुछ न कुछ सब्जी रोपी हुई है, या गेहूं के समय में गेहूं रोपा जाता था, या धान के समय में धान रोपा जाता था। आपके पिताजी तक ये स्थिति थी, ये मैं बहुत गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, नहीं तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन आपके समय जो ये क्षेत्र हम दिखाया, क्या स्थिति कि खेती होना बंद हो गया, या तो नई नई कॉलोनियां बस गई, या फिर कोई बड़े बड़े स्कूल खुल गए रोड के किनारे, या फैक्ट्रियों ने अपने फैक्ट्री लगा ली, और गया का जो सब अर्बन एरिया है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली गंजाम आबादी से भरता चला जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसलिए कि औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, लोग देहातों से आके शहरों में वास कर रहे हैं, उनके लिए स्थान चाहिए। फिर गांवों की भी स्थिति परिवर्तित हो रही है। बहुत सारे गांव स्थानीय बाजार के रूप में डेवलप हो रहा है। तो जो स्थानीय बाजार के रूप में डेवलप हो रहा है, वहां की भूमि के कीमत पर हो रहा है स्थानीय बाजार डेवलप। पहले 2-4 दुकान था, अब 100 दुकान हो गया। तो 100 दुकान के लिए जमीन चाहिए, उनके रहने वाले लोगों के लिए जमीन चाहिए। अब उतना है तो उसके लिए थिएटर चाहिए, उसके लिए स्कूल चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए प्लेग्राउंड चाहिए। तो ये सब किसकी कीमत पर हो रहा है? खेती की कीमत पर हो रहा है। यानी कीमत का मतलब क्या? हानि किसको हो रही? तो खेती की हो रही। तो ऐसी परिस्थिति में औद्योगिकरण जो है वो जन्म दे रहा है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। अब देख लीजिए कि डेटा पर अगर हम बात करें तो हमने जानबूझ करके आजादी से पहले का एक डेटा लिया है। तो उस समय देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 77 लोग ही रह रहे हैं। इसका मतलब यह अवस्था पूरी तरीके से क्या थी? एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। उद्योग एकदम एब्सेंट था, यानी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली स्थिति थी। जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। अब आजादी के बाद 91 का डेटा लिया, देखिए कितना गुना की वृद्धि हो गई, 274। देश 47 में आजाद हुआ तो आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्रश्रय दिया गया, फिर उद्योग बड़े पैमाने पर लगने शुरू हो गए। तो इसलिए 91 तक आते आते जनघनत्व कितना बढ़ गया। अब 2001 में आकर करके ये 324 हो गया, और नवीनतम डेटा क्या है कि 382 हो गया। यानी हम हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी वाले स्टेट्स में, देश में शामिल हो गए।
उसमें भी ये जनघनत्व का वितरण समान नहीं है, वितरण अलग अलग है। तो वितरण को देखेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है, 1102 व्यक्ति। यहाँ पर रुक करके एक बात बताना चाहूंगा कि अभी अभी हमने कहा कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। तो बिहार अधिक जनघनत्व वाला स्टेट क्यों बना? क्योंकि यहाँ पॉवर्टी ज्यादा है, निर्धनता ज्यादा है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल भी निर्धन है, इसलिए देखिए वहां भी डेंसिटी ज्यादा है। केरल में निर्धनता नहीं है, केरल एजुकेशन के हिसाब से भी ये है, वहां औद्योगिकरण उत्तरदायी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा तो गांव देहातों से या दूसरे जगह से आकर के लोग, दूसरे स्टेट से आकर के लोग वहां नौकरी करेंगे। तो यहाँ औद्योगिकरण के कारण जो है वो जनघनत्व है, लेकिन वो भी जनघनत्व इतना नहीं है कि बिहार के समतुल्य है, बिहार से बहुत कम है। और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहां का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप पूछे क्यों, तो सर इसलिए कि यहाँ उद्योग तो है ही नहीं है, खेती भी नहीं है, पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया में भी जगह जगह खेती होती है, तो जितना अन्न उपजेगा उसी के अनुपात में जनसंख्या होगी। ज्यादा लोग तो नहीं बस जाएंगे, ज्यादा लोग बस जाएंगे तो कहां से खाना मिलेगा। तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक नई दिल्ली का है, 11,000 जनघनत्व, यानी कीड़े मकोड़ों की तरह लोग यहाँ रह रहे हैं, बोड़ा की तरह रहे, एक बोड़ा पर दूसरा बोड़ा, दूसरा बोड़ा पर, जैसे ट्रेन में होता है ना उस ढंग से। कलकत्ता में जाइएगा तो वहां के खोली में तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि कैसे लोग रहते हैं थोड़ा हम बताते हैं आपको। एक खोली मैंने झोपड़ी, समझ गए, जितना आप बैठे हो उतना ही बड़ा मान लिया है, तो उससे भी छोटा इसका आधा, समझ गए। तो आधा जो है ना, इसका आधा जिसमें आप बैठे हैं, तो उसमें ये दरवाजा है यहाँ से, तो इतना दूर में ही वो स्टोव है, बर्तन है, सब दीवार पर ऐसे से टंगा हुआ, सिलेंडर है, ये जो भी है कह लीजिए। और इतना जो बचा, तो एक चौकी नीचे, उसके ऊपर एक चौकी, उसके ऊपर एक चौकी, मतलब 4-4 चौकी एकदम छत्ता तक छू रहे, 5 चौकी। अब नीचे में बूढ़ा बूढ़ी है, चूंकि वो चढ़ नहीं सकता है, उसके बाद वो सही एज वाला, उसके बाद वो सही एज वाला, यानी एक ही इतने छोटे रूम में जो है वो 5 लोग जो है वो सो रहे हैं, इतने कम जगह। तो जो हमने कहा कि बोरा पर बोरा रख करके हुआ है, तो ऐसा तो है, नो डाउट। और सबसे न्यूनतम, अच्छे, इस नई दिल्ली में इतना जनघनत्व होने के पीछे काउस क्या है, असल ये प्रश्न है। तो तीव्र औद्योगिकरण है और तीव्र शहरीकरण है, सारा का सारा उद्योग वही लगा हुआ है। तो भाई मजदूर चाहिए ना उसमें काम करने के लिए, टेक्नीशियन चाहिए ना। तो बिहार से जाएगा और काम करेगा और फिर बिहार चला आएगा, तो बिहार आने में 16 घंटे लगता है, एक दिन का समय ही 24 घंटा होता है, तो रहेगा वहीं वो। तो इसलिए इतना जनघनत्व। और सबसे कम जनघनत्व है तो अंडमान निकोबार में। क्यों? तो ये ऐसा क्षेत्र है कि अबेंडन रहा है, लोग गए ही नहीं शुरू से, और इतना हाई डेंसिटी फॉरेस्ट है यहाँ, बहुत सारा क्षेत्र जो है अबेंडन आज भी है इसका द्वीप। तो इस वजह से यहाँ जनसंख्या कम। तो चूंकि बहुत पहले भी इनके वजह से क्लास में ज़्यादा समय हो गया लगभग, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। तो कल के क्लास में जो बाकी बचे हुए खंड होंगे पॉपुलेशन का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम समझते हैं कि हम समझाने में आपको सफल रहे हैं, बाकी कल के क्लास में बचे हुए खंड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।